ठीक है। गुलाम साहब, एक बड़ी समस्या जो इस घर की है वो आशियाने की है। मीनवाइल अभी जिस तरह का रियल एस्टेट साइकिल हमने देखा, तो मुंबई में ऑलरेडी महंगा घर था, वो और महंगा हो गया। हालांकि रीडेवलपमेंट हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो क्या उससे समाधान मिलेगा? लेकिन शायद कीमत तो वहां भी कम नहीं है। जी, कुछ बोल रही है शायना? हाँ चीज बोलिए। सिर्फ जोड़ना चाहती हूँ वहाँ, जी ये बोलिए। पगड़ी मुक्त मुंबई, पगड़ी मुक्त मुंबई ये एक बहुत बड़ा मुहिम है। 20,000 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिसको ओसी मिलेंगे। क्लस्टर रीडेवलपमेंट 17 जगह पे हो रहा है। मैंने रमाबाई नगर का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि 17,000 जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको पक्का घर मिला है और ये कर दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। बीडीडी चौल में, नायगांव में हो, वर्ली में हो, एनएम जोशी मार्ग में, वहाँ भी स्थानिक लोगों को अपना घर मिला है, हक का घर। तो ये पूरा प्लानिंग जो है कि 35 लाख लोगों को नए घर मिले। क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेके सेस बिल्डिंग्स में इतनी आपत्ति हो रही थी पहले कि कैसे परमिशन लिया जाए, इतना भ्रष्टाचार, ये सब स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता थी, जो हो रहा है। तो हर चीज नेगेटिव में न देखते हुए मैं मानूंगी कि टाइमलाइन सेट करते हुए पॉजिटिव वे फॉरवर्ड देखने मिलेगा अभी। ठीक है गुलाम साहब, तो मैम की जो बात है उस पे भी अपनी राय रखिएगा, और जो मेरा सवाल था वो तो है ही। माफ कीजिएगा अगर मैं आपसे गुजारिश करूं अपना सवाल दोहराएं, क्योंकि इस बैक एंड फोर्थ में शायद मेरे जहन से वो उतर गया। प्लीज अगर अपना सवाल मेरा सवाल ये था सर कि इस शहर की एक बड़ी समस्या ये भी कि यहाँ आदमी तो हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन उसका आशियाना, उसको रहने की छत जो है अभी भी इतना स्लम है, जबकि इतने सारे स्लम रीडेवलपमेंट प्रोग्राम इस शहर के लिए वक्त वक्त पर होते रहे, बहुत कुछ अभी भी हो रहा है, लेकिन आपको उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। और घरों के दाम, भले ही आपकी रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट कहे कि हमारी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, लेकिन ऑलरेडी जहां पर है वो कई लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। उस समस्या का क्या समाधान होगा? मैम ने कुछ चीजों पे जिक्र किया, शायद आपने वो सुना होगा, उसको भी जोड़ते हुए आप अपनी बात रख सकते हैं। जी बिल्कुल। मुंबई में आशियाना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम हमेशा से रहा है, और मुझे लगता है एक तवील अरसे तक रहेगा, क्योंकि अब भी मुझे उसमें कोई बड़ा समाधान होता नहीं दिख रहा। क्योंकि जितनी सारी नई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, उसके बावजूद भी कीमतों का जो बढ़ना है वो पूरी तरह से चल रहा है। ये साल भर में कुछ एक लोकेशंस हैं, साल डेढ़ साल के अंदर, जहां पर, जैसे अगर मैं वर्ली जैसे लोकेशन की बात करूं, वर्ली सी फेस की, कि जहां पर आज से शायद डेढ़ साल पहले बमुश्किल 75 से 80 हजार रुपए स्क्वायर फीट के मकान पाए जाते थे, आज वहां 2 लाख की बात चल रही है। तो अगर आप ये जो स्पीड से, जिस रफ्तार से मकानों की कीमतें बढ़ रही हैं, वो बिल्कुल दर्शाता है कि आगे चल के शायद बहुत सारे लोगों के लिए मुंबई में जगह इवन अपर मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हमें फिर दोबारा वही जो बैक ऑफ द बियॉन्ड एरियाज इन्हें कह सकते हैं, फार रिमोट एरियाज, डोंबिवली चले जाइएगा, या पनवेल चले जाइए, या विरार के आगे चले जाएं। ये सारी चीजों में कोई मसला नहीं है कि यहाँ पर आपको मकान अगर अफोर्डेबल मिल रहा है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उस पर भी जो पहले सवाल खड़ा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल साहब और प्रहलाद कक्कड़ जी ने बताया, जो बात मेन है, जो आपके 70-80% जो लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, एसएससी क्लास, जो सी एसएससी क्लास में आते हैं, इनके लिए मुंबई में मकान पाना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और ये नहीं है कि, जाहिर सी बात है कि जो प्लान्स आपके बन रहे हैं वो बेहतरीन प्लान हैं, चाहे आप पगड़ी मुक्त की बात कर लें या क्लस्टर रीडेवलपमेंट की, लेकिन इस क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम को मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं, अब जाके उसका कुछ फल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर पगड़ी मुक्त मुंबई का अगर जिक्र चल रहा है, तो उसका फल हमें कब मिलेगा? उस फल को एंजॉय करने के लिए हम इस दुनिया में होंगे या नहीं, उस पर भी बड़ा सवाल होना जरूरी है। अगेन, जैसा मैंने पहले भी कहा था, रफ्तार की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंट नहीं है, बिल्कुल है, इंटेंट है, अच्छा काम सभी करना चाहते हैं, लेकिन उस रफ्तार को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, जिसकी जरूरत हम सबको है। जनरेशन इस प्रॉब्लम से भुगतती चली आई है। जरूरत इस बात की है कि हम कम से कम इस कुछ तो अगले चंद सालों में कुछ थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट देखना शुरू करें। जी, तो उसी बुनियादी सवाल पे पवन साहब, क्योंकि आप
रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्बा वालों को, और जब हम डब्बा वालों की बात करते हैं तो हम एक बहुत बड़े ऐसे सोसाइटी मास की बात करते हैं जो थोड़ा अंडर प्रिविलेज भी है, मतलब मैं कहूँगा बहुत एफ्लुएंट नहीं है, मैं नहीं कहूँगा अंडर प्रिविलेज है। उनके लिए जो एक बिल्कुल ही आम कमाई वाला व्यक्ति है, आम, उसके लिए क्या मुंबई आज की तारीख में रहने के लिए एक अच्छी जगह रह गया? मतलब मुझे लगता है लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, चाहे आपको अपना घर ढूंढना हो, चाहे आपको ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना हो, चाहे आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, चाहे आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कोई दूसरे काम भी करने हैं। तो अब चूंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला ये शहर है और सब इसमें समाहित हैं, आपके लिहाज से कहाँ पहले फोकस ज़रूरी है? सर बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये तो बोलते हैं ना, हमारे मराठी में एक कहावत है, जैसा जड़तं त्याला कळतं, मतलब जिसकी तकलीफ उसी को समझ में आती है। राइट। सर एग्जाम्पल तौर पे आपने डब्बा वाला कहा, सर इनकी लाइफलाइन दो ही है, एक तो है लोकल ट्रेन, दूसरी बाइसिकल। साहब बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत गहरे अंदाज से बात कर रहा हूँ। सर बाइसिकल रखने को जगह नहीं है, लोग एक नहीं दो बाइसिकल देने को तैयार है, रखेगा कहाँ हो? स्टेशन पे रखते हैं तो स्टेशन पर भी सर बड़ी दिक्कतें हैं, बीएमसी के रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरा सर पार्किंग, सर छोटी सी पार्किंग करनी है, महीने के सर 200-300 रुपये मांग लेंगे, वो गरीब आदमी कहाँ से देगा? वो साइकिल की यूज़ करता है क्योंकि उसको फ्यूल नहीं है, सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। हम ठोक के बोलते थे पार्किंग का नहीं है, अब पार्किंग लगता है ही नहीं। तो ये जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे मैं पहले ही बोला लोकल ट्रेन, सर आज हो क्या रहा है, डब्बे वालों की दिक्कत है, अब उस पर बोलो, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। सर पहले कई लोग लोकल ट्रेन के स्टेशन के नज़दीक रहा करते थे, अब सर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोकल स्टेशन कहीं दूर बन रही है, वहाँ मेट्रो स्टेशन होगा। आपको तो पता है कि मुंबई में डब्बा वाला, पेपर वाला, दूध वाला, मच्छी वाला, फूल वाला, सब्जी वाला, ये सारे लोगों को लोकल ट्रेन में अलाउड है, लगेज कंपार्टमेंट में। मेट्रो और मोनो ट्रेन में अलाउड नहीं है, बिकॉज वहाँ लगेज कंपार्टमेंट है ही नहीं। तो इनकी यातायात कहाँ से होती है? सर लोकल ट्रेन, और वो भी लगेज कंपार्टमेंट। एक ट्रेन में मान लो 2 या 12 के और 3 लगेज कंपार्टमेंट। तो सर दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं। ऑफकोर्स मैं, शायना जी ने बहुत बढ़िया कहा कि केवल कोई एक राजनीतिक सरकार या कोई कारपोरेट, ये सर पार्टनरशिप सभी लोगों की है। अभी हम देख रहे हैं सर हमारे इलाके में स्वच्छता बहुत अच्छे तरह से है। क्यों? हर एक के जहन में भर दिया स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान, सर जागरूकता आती है। लेकिन सर जो हमारे कंट्रोल में वो हम कर पाएंगे, लेकिन जो शायद सरकार या कारपोरेट या बड़े लोग करेंगे वो आम आदमी नहीं कर सकता है। तो मेरी अपील है सारे राजनेताओं से, बड़े लोगों से, कि खास तौर पे ये आप यदि जहाँ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, हम उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सर मैं जहाँ रहता हूँ, आप यकीन मानिए बिपिन साहब, जिस बिल्डिंग में 30 लोग रहते थे, 30 मकान थे, वहाँ 125 मकान हो गए उसी जगह पर। वर्टिकल डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द अदर फैसिलिटीज? तकलीफ है साहब, चलने में जगह नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है प्रहलाद सर। थोड़ा एक डिफरेंट सवाल है, लेकिन चूंकि मुंबई का है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। शायना कुछ बोलना चाह रही थी, शायना मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, कि क्या इस शहर की एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये बस वेलकम ही किए जा रहा है सबको, ये किसी को ना नहीं बोल पाता, और वो वेलकम करने की एक कॉस्ट है, वो कितनी बियर करेगा? क्योंकि एक तो ज्योग्राफी भी शायद बहुत फेवरेबल है नहीं इस शहर की, 2 तरफ दरिया, 3 तरफ दरिया, फिर एक दूसरी तरफ फैल रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसकी एक दिक्कत बनती है। लेकिन सारा लोड एक तरफ है, सारी आबादी एक तरफ है। अब उसमें आप कितना मेट्रो बिछाइए, आप उसमें कितनी अंडरग्राउंड मेट्रो बिछाइए, ऊपर से निकालिए, उसी सड़क पर आपको नीचे कार चलानी है, उसी पे ऊपर मेट्रो, वहीं बगल से निकल रही है लोकल ट्रेन, तो खिचड़ी सी पक गई है। सर क्या कहीं फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है? ये सब as it is, it comes to basically politics. जो ये लोग जो सड़क पे इलीगली कैंप करते हैं, बाहर से आते हैं, उनको जगह नहीं होती, फुटपाथ पे बैठते हैं, सड़कों पे ऑक्यूपाई करते हैं, लैंड ऑक्यूपाई करते हैं, इट्स इलीगल। पर इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है? क्योंकि पॉलिटिशियन जो है हमारे, दे वांट वोट बैंक्स। तो जब ये इन लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपके माँ बाप हैं, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो आपको हकाला दिया जाएगा,
तो फिर आप तो आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे स्लम्स के लिए? स्लम तो बढ़ते रहेंगे. If you keep encouraging people to come and squat on public property, on footpaths, and create vote banks out of them, what do you expect? जी, तो प्रहलाद साहब छोटा बोलते हैं लेकिन बहुत खरा बोलते हैं. शायना, ये कुछ समस्याएं तो मुंबई की ऐसी हैं जिनमें अब तक जो भी सरकारें देखी, अब उसमें कोई भी सरकार आई हो, फॉर एग्जांपल दैट स्लम थिंग और मे बी दैट फुटपाथ थिंग, दैट हॉकर वाला चीज़, अभी बहुत कुछ हुआ. अभी चुनाव के दौरान काफ़ी जगह इस तरह की मुहिम चली, लेकिन अफसोस इतना है कि वो सिर्फ मुहिम बन के रह जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन में, रियल लाइफ में, रियल टाइम में नहीं आती और फिर समस्याएं वैसी की वैसी हो जाती हैं. विपिन जी, मैं 2-3 चीज बोलना चाहती हूँ. एक कि अलग अलग वोट बैंक्स है. आज आप देखेंगे तो महिला क्या चाहती है, वो चाहती है कि उनको शिक्षा मिले, उनके बच्चों के लिए सुरक्षा मिले, खुद के लिए सीसीटीवी कैमरास, आत्मनिर्भर हो सके ताकि वो आगे बढ़े. सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो ये घर की जो सोच कल्पना है कि मुंबई जैसे शहर में हमें वसई विरार नहीं जाना है, नाला सुपारा नहीं जाना है, रहना है तो हमारे मुंबई में. तब चैलेंज होता है कि वर्टिकल बिल्डिंग्स जहाँ इतने सारे हुए हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, वहाँ क्या पार्किंग कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, पानी कहाँ है, स्वच्छता. और फिर आता है कि हमारा युवा से आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ है, पोल्यूशन को लेके क्या बड़ी सोच है. तो सबके जो इश्यूज हैं अलग है. और आदरणीय यहाँ आपके शो पे जो पवन भाई साहब हैं जो डब्बे वाला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कोली समाज हो, फिशरमैन हो मुंबई के, वो स्थानिक, वहाँ उनको लगता है कि देखिए कितना पर्यावरण में पोल्यूशन आया है कि हम जाके फिशिंग तक नहीं कर सकते हैं और हमारा ओरिजिनल जो प्लान था ये डेवलपमेंट के साथ कभी कभार त्रस्त हुआ. सच्चाई ये है कि 1.5 करोड़ की आबादी में इस मुंबई शहर में इतनी सुविधा की आवश्यकता है और इतने एजेंसीज हैं, MMRDA हो, म्हाडा हो, SRA हो, BMC हो, सभी जो सेंट्रलाइज, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो केंद्र में एक सरकार है, प्रदेश में एक और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक, तो फिर अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम है और बॉटम टू टॉप. तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और मैं आप सब से विनंती करूंगी कि मुंबईकर को भी ये समझ में आए. आज मैं गई थी कमाटीपुरा और वहाँ जो गंदगी देखने मिलता है, जहाँ लोग सिर्फ रास्ते पे सब कुछ फेंक रहे हैं, वहाँ एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है. हमें भी सोचना है कि ये मुंबई माया नगरी हमारी है और हमें साफ सुथरा रखने के लिए शासन प्रशासन को मदद करना चाहिए. वो BMC कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे थे, मैंने पूछा क्या आप बोल नहीं सकते, वो बोले कि कितनी बार बोलें और सेम यही परिस्थिति. तो कहीं ना कहीं हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि निंदा करना, हाँ हम टीवी डिबेट्स पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी आम नागरिक की भी बनती है. पूछूंगा क्योंकि आप बार बार बात कह रही हैं वो त्रियुति की, ट्रिपल इंजन जिसको मैं कह दूं अगर आम भाषा में, लेकिन एक लंबे अरसे तक तो आपकी पार्टी भी, अब चूंकि थोड़ी पार्टी की बात आ ही गई है तो साथ में पार्टनर ही तो थे, तब फिर चीज़ें क्यों नहीं बदली? नहीं, देखिए मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि 25 साल उबाटा सेना थी BMC में, जहाँ 70,000 करोड़ का बजट है. आप मुझे बताएं, एक STP प्लांट नहीं, एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, एक ब्रिमस्टो वार्ड नहीं, कहीं भी खड्डे मुक्त मुंबई नहीं. तो ये अकाउंटेबिलिटी तो है. और दूसरे तरफ मैं राजनीति नहीं लाना चाह रही थी क्योंकि आप मुझे एक मुंबईकर के नाते पूछ रहे थे, लेकिन जब मिथी रिवर का डीसिल्टिंग स्कैम होता है या फिर लाखों करोड़ जो भ्रष्टाचार हुआ है, जहां लोग जेल भी भेजे जाते हैं, तो ये क्या है? और आज जब हम बोल रहे हैं कि पारदर्शिता, तो ऐसा नहीं है कि AI के टूल्स भी नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, IITians का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इंजीनियर्स जो टॉप क्लास है जो फुल प्रूफ मेजर्स दे. तो मुझे लगता है बदलते वक्त के साथ बदलती सोच, सिर्फ टिप्पणी पे जाना, ये बोलना हम मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बटेंगे, लुंगी पुंगी, रसमलाई, मक्खन, ये सब चीज़ें पे ऊपर फोकस न करते हुए आज वोटर जो है उनको सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए. तो परफॉर्मेंस दिखाइए, बताइए
और फिर आप वोट मांग सकते हैं। वोट सिर्फ सरनेम्स और दादागिरी पे नहीं चलती है। एक मुझे यहाँ लेना होगा, तो अब तो बिल्कुल ही सारी चीज़ें नज़दीक हैं, लेकिन क्या हम उम्मीद करें जो भी आए, जैसा भी आए, जिस भी तरीके से करे, शहर क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं और इस शहर का हर बाशिंदा, और क्या कुछ किया जा सकता है मिनिमम मैक्सिमम सिटी के अंदर, वो जो मिनिमम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, वो क्या हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अपने सभी मेहमानों से एक वो आइडियल जवाब